हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग घटना चक्र के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज इसी के बारे में आज पूरा के पूरा डिस्कस होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है बाबू, सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो इससे लाभान्वित होने वाला कौन कौन सा राज्य है? यानी सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पर, उससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो पहला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह चार राज्य उससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। यानी गुजरात में तो हैबे किया है। अच्छा सर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी उसके चारों तरफ अगल बगल के राज्य क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। अब नर्मदा नदी के बात आया तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अच्छा सर, जो नर्मदा नदी है यह अरब सागर में गिरती हैं, यानी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन नदियां हैं बाबू? तो चार, साबरमती, ठीक, माही, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, यह चार नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, यह नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं भारत के जो डेल्टा का न निर्माण करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। डेल्टा का न निर्माण करके चलिए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है बाबू? नर्मदा नदी पर है। भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में। नर्मदा नदी पर। जबलपुर कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट अगर कहेगा ना कि कहाँ स्थित है तो जबलपुर में ही स्थित है। कोई डाउट? निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर बांध से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। कौन सा बाबू? नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी जो है ना सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ठीक, निम्न में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? विरोध में उस समय थे तो ध्यान से सुनिएगा, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर सरदार सरोवर परियोजना के विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटेकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रह समिति की स्थापना किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? नर्मदा, इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया है। यानी 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है बाबू? मेघा पाटेकर। कौन? मेघा पाटेकर। यह कब हुआ था? 1989 में। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब हुआ था? संगठन 1989 में। शुरुआत कर दिए थे 1986 से ही। कब? 1986 से ही। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखिए, नर्मदा नदी पर कौन कौन सा बांध है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बरगी बांध है, फिर इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है। बरगी बांध, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर, यह तीनों बांध जो है बाबू नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में 30 बांध लगभग नर्मदा नदी पर है, जिसमें बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा शामिल है जो कि फेमस है। जबकि बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर बांध अगर कहेगा कि किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर है। सोन नदी की लंबाई कितना है बाबू? 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़िया से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़िया से। अच्छा सर, सोन नदी की लंबाई हो गया 784 किलोमीटर। सोन नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में गंगा नदी में सोन, गंडक नदियाँ आकर मिलती है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर में। ओंकारेश्वर परियोजना किस एक से संबंधित है? तो नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर, इंदिरा हो गया, इंदिरा सागर हो गया, और हो गया बरगी,
ये सब किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। जबकि बाणसागर किस पर? सोन नदी पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल बांध है बाबू, एक संयुक्त परियोजना है किसका? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होने वाला है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य भाखड़ा नांगल बांध से क्या होने वाला है? लाभान्वित होने वाला राज्य है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वहीं कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यह जो 3 राज्य है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है ना, वह भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। शिव समुद्रम किस नदी पर है बाबू? तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कर्नाटक में से प्रवाहित होती है। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू हुआ था। यानी 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुआ था। यानी सर्वप्रथम दार्जिलिंग में ही हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत का उत्पादन किया गया था। कब बाबू? 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में ही बेलूर मठ की स्थापना 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। आइए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। जो कावेरी नदी जल विवाद है ना बाबू, वह भारत के 4 राज्य इससे प्रभावित है। पहला तो है तमिलनाडु, बगल में ले लीजिए केरल, और उसके बगल में ले लीजिए पुदुचेरी, और उसके बाद में कर्नाटक। उसके बाद में कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक पड़ता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, यह 4 राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। कोई डाउट? अच्छा सर, अगर बात करें कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किससे संबंधित है? तो कावेरी नदी जल विवाद से है। ठीक है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है बाबू? आंध्र प्रदेश में। यह किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी की लंबाई क्या है? तो 1400 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा सर, तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर। 531 किलोमीटर तुंगभद्रा नदी की लंबाई। कोई दिक्कत है? तुंगभद्रा और किसके बीच में? तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ही कौन सा है? रायचूर का क्षेत्र। रायचूर का गोलकुंडा के किला रायचूर के क्षेत्र में ही स्थित है। कोई डाउट? और देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है तो कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। 1957 में यह बांध बनकर तैयार हुआ था। इसकी लंबाई पूछ दे कि हीराकुंड बांध की लंबाई 15 किलोमीटर है। कितना है? 15 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है बाबू? तो महानदी पर हीराकुंड बांध। अगर कह दे कि सबसे बड़ा बांध कौन है? भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल। ठीक है। सबसे लंबा कह देगा तो, सबसे ऊंचा कह देगा तो टिहरी है। भारत के सबसे ऊंचा पर स्थित बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? बताइए, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक, किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर है। अच्छा सर,
सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध, और सबसे बड़ा बांध कहेगा तो हीराकुंड बांध, या सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 15 किलोमीटर लंबा है। महानदी पर निर्मित है कौन सा? हीराकुंड बांध। देखिए चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है बाबू? तो गांधी सागर बांध। यानी चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। यानी कहने का मतलब है, देखिए गांधी सागर बांध है और राणा सागर बांध है, ठीक है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। लेकिन राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध यह दोनों किस पर है? तो ये चंबल नदी पर ही राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। बहुत सुंदर, ठीक है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ है एक से अधिक राज्यों से प्रभावित होता है, एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ध्यान से देखिएगा, चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। राजस्थान और कौन सा? मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। म्यूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को लाभान्वित करता है। म्यूराक्षी परियोजना जो है उससे कौन कौन सा राज्य बाबू? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड से ओडिशा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। यानी हीराकुंड बांध से उड़ीसा राज्य को महानदी पर स्थित है, और शरावती परियोजना से कर्नाटक पर, और शरावती परियोजना किस नदी पर? ये कावेरी नदी पर। ये किस पर? किस राज्य में बाबू? तो कर्नाटक राज्य में, ठीक है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से एक का भाग है तो चंबल परियोजना का। गांधी सागर किसका बांध है? तो चंबल परियोजना का। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन राणा प्रताप सागर कहेगा या जवाहर सागर बांध तो राजस्थान में चंबल नदी पर ही स्थित है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य के श्रेणी के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। यह इटावा के समीप यमुना में आकर गिरती है। चलिए दोस्त, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर बाबू? तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना के संगम से थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न नदी पर बना है बाबू। किस पर? तो भागीरथी नदी पर। अच्छा, टिहरी बांध बना है तो गंगा नदी पर। देखिए एक जगह दे दिया है, अब भिलंगना भागीरथी नहीं दिया है। टिहरी बांध बना है तो गंगा नदी पर। यानी यही नदियाँ क्या होती है आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है? गंगा नदी के नाम से। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। यह MPPCS 2010 में पूछ चुका है। सुनिएगा, अगर पूछे कि तिलैया बांध कोडरमा जिले में किस नदी पर? तो बराकर नदी पर बना है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध जो है ना वह कोडरमा जिले में, झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है बाबू? तो दामोदर नदी के। और दामोदर नदी कहाँ गिरती है? तो दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है, ठीक है। मेथौन बांध बराकर नदी पर धनबाद जिला में बना है, झारखंड में। यानी मेथौन बांध कहेगा तो बराकर नदी पर, तिलैया बांध कहेगा तो बराकर नदी पर ही, ठीक है। दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ के प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। इस परियोजना के रूपरेखा जो डिजाइन है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। अच्छा, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर निर्मित है, ठीक है। यानी पंचेत हिल बांध कहेगा कि किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। तो तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है बाबू? तो बराकर नदी पर। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। तिलैया बांध का निर्माण कब हुआ था? 1953 में। मेथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर। मेथौन भी, बेल पहाड़ी भी और तिलैया भी, ठीक है। सुनिए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी
पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। यानी वर्तमान में दामोदर नदी दुख की नदी नहीं है, यानी शोक नदी के नाम से इसको पहले से ही जाना जाता है, वर्तमान में नहीं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। यानी जब उसे दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हो गया ना दामोदर नदी पर, तब से अब दुख नहीं होता है पश्चिम बंगाल के लोगों को, यानी बाढ़ वगैरह नहीं आता है। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इसी नदी घाटी परियोजना के उद्घाटन कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी दौरान कहा था कि भारत के जो जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कोई दिक्कत है? चलिए सुनिएगा, महानदी के चलिए, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। ठीक है, चलिए, म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पर है बाबू? म्यूराक्षी नदी पर ही। खड़कवासला परियोजना मुथा नदी पर। कौन? मुथा नदी पर। कौन सा? तो खड़कवासला परियोजना मुथा नदी पर है। अच्छा, मिदनापुर नहर परियोजना किस नदी पर है? तो कंसावती नदी पर। कंसावती नदी पर। तावा प्रोजेक्ट किस नदी पर? तावा नदी पर। मेटूर डैम यानी मेटूर बांध किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर निर्मित है। दामोदर नदी की लंबाई कहेगा तो 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर। और सतलज की लंबाई 1500 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा जी, कृष्णा की लंबाई तो हो गया 1400। और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। और तुंगभद्रा के 531 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, आइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है बाबू? उड़ीसा राज्य में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? यहीं पर क्या हुआ था सर्वप्रथम कॉफी की खेती? कहाँ पर? कुद्रेमुख पहाड़ी पर ही उपज स्टार्ट हुआ था, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पर। अच्छा सुनिएगा, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकता है। कौन बाबू? तो हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाखड़ा बांध में आने वाली जो तलछट है ना मिट्टी को रोकेगा। कौन? हिमाचल प्रदेश बांध। अगर कहेगा कि हिमाचल प्रदेश बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो बाबू सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। चुका बांध भूटान में है। चुका बांध कहाँ? भूटान में। चुका परियोजना भी भूटान में। ताला चुका परियोजना कहाँ पर है? भूटान में ना। सलमा सहतूत और दहला बांध किस कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। चुका परियोजना, ताला परियोजना भूटान में। बहुत सुंदर। तो चुका बांध परियोजना भूटान में वांगुचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। यानी रैदक नदी पर या चू नदी पर चुका परियोजना स्थित है। कौन नदी पर? चू नदी पर या रैदक नदी पर। ठीक है, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर। बहुत बढ़िया। तेलुगा गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। चलिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसके द्वारा बाबू? तो बीडी सावरकर। अभिनव भारत के किसने गठन किया था? बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। बीडी सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति कहा था। नहीं यानी बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर दास सावरकर 1899 ईस्वी में इसने क्या किया था कि स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया। यानी मित्र मेला का गठन 1899 में किसने किया था? बीडी सावरकर ने। और यहीं आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो गया? मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया। अच्छा सर, है अनुशीलन समिति के गठन 1902 में। ये भी इसी में था संलग्न, अभिनव भारत में ही आगे चलकर मिल गया। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। 1902 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा सर, 1904 में जो अभिनव भारत का स्थापना हुआ था तो वह कहाँ पर बाबू? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर?
महाराष्ट्र राज्य के नासिक में। इसके संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। एक और चीज़ कि जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था, यानी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या किया था, तो उसके हत्या में इन पर भी मुकदमा चला था। बी.डी. सावरकर भी उनसे हत्यारे से संबंधित ये भी थे, ये भी उसमें संलग्न थे हत्या कराने के आरोप में। समझ में आ गया ना? अच्छा, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से मित्र मेला संघ का शुरू किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। कहाँ पर बाबू? तो महाराष्ट्र के किस, कहाँ पर? तो नासिक में। और नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर के लिए। और क्या के लिए? तो अनार के लिए। अनार के लिए कौन सा? अंगूर के लिए जो पुणे, और नासिक अंगूर के लिए, अंगूर के लिए पुणे, जो अनार के लिए नासिक, और नासिक प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्याज उत्पादन के लिए महाराष्ट्र के नासिक जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। अनार वहाँ पर छील कर प्लास्टिक में अगर जाइएगा, ट्रेन कभी नासिक से गुजरेगा ना, तो वहाँ पर छीलल अनार देगा, ऐसे 10 रुपये का बढ़िया मिलता है, 10 रुपये में अनार छिला हुआ है या। ठीक है, वहाँ भी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। अब वहीं नासिक पार कीजिएगा ना, तो आपको दिखाई देगा जस्ट रेलगाड़ी के बगल में, यानी रेलवे जो ट्रैक गया है उसके बगल में अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। अरे अंगूर की खेती एज लाइक अ बोदी, जैसे हम लोग के यहाँ बोदी फरता है ना, तो थोड़ा सा उसके लिए क्या कर दिया जाता है कि क्यारी क्यारी ऐसे होता है, और दूसरे में थोड़ा सा जालीनुमा संरचना बना दिया जाता है। ठीक है। हाँ, खंभा गड़ के चढ़ाया जाता है उस पर। ठीक है। अंगूर फरता है, जिसको आप अंगूर कहती हैं। ठीक है। अच्छा, या कुछ लोग ग्रेप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत का संगठित किया था? तो विनायक दामोदर दास सावरकर ने, यानी बी.डी. सावरकर ने। किसका? तो अभिनव भारत संगठन का गठन किया था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 में लंदन में किसने गठित किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। कोई डाउट है? युगांतर पत्रिका के लेखक कौन थे? देखिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर का पार्टी का गठन किया था। युगांतर पत्रिका भी किसका है? जतीन्द्र कुमार मुखर्जी का ही, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी का ही युगांतर। ठीक है। काल पत्रिका के लेखक कौन है? प्रांजपे। ठीक है। हेडगेवार किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे? तो 1925 में। RSS का गठन कब हुआ था? 1925 में। केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में RSS का गठन किया था। मुख्यालय इसका नागपुर महाराष्ट्र में था। ठीक है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्रा। इसने अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का गठन किया था, यानी स्थापना किया था। देखिए, अनुशीलन समिति का स्थापना डिफरेंट समय में हुआ था, समय की बात है। देखिए, अनुशीलन समिति का स्टार्ट में गठन ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने 1902 में मिदनापुर में किया था। ठीक है। कहाँ पर? मिदनापुर में 1902 में। तो वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था कि अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था बाबू? तो खून के बदले खून। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किया था। ठीक है। अब बंदी जीवन किसका पुस्तक है बापू? तो सचिंद्र कुमार सन्याल, यानी सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। वह कौन था बाबू? तो अनुशीलन समिति। यानी अनुशीलन समिति का गठन देखिए पटना में कहेगा तो 1913 में किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। यह बारिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति के गठन बंगाल में किसने किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष।
वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित है बाबू? तो अनुशीलन समिति से। किससे? अनुशीलन समिति से। कौन संबंधित है? वरिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति कैसी संगठन थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अच्छा, वरिंद्र घोष जो थे निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से। वरिंद्र कुमार घोष किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था बाबू? तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय। क्रांतिकारी आंदोलन के समय। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था। तो बड़ा डकैती कहाँ पर हुआ था बाबू? तो पूर्वी बंगाल में। कहाँ पर? पूर्वी बंगाल में बड़ा डकैती हुआ था। बड़ा डकैती कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था। 1908 की बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिस बिहारी दास ने के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। यानी पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में यह जो है क्रांतिकारी, यानी जो बड़ा डकैती जो हुआ था ना कांड, यह पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था। यह कब हुआ था बाबू? तो 1908 में। कहाँ पर? तो पूर्वी बंगाल में। बड़ा डकैती के बारे में आप लोग जान गए। यह क्वेश्चन IAS में पूछ चुका है 1995 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। देखिए, दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले, यानी भारतीय राष्ट्रीय में सहयोग करे वाला व्यक्ति की पत्नी और पुत्री मारी गई इस बम से। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 1908 में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर किसने बाबू? तो किंग्सफोर्ड और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। कब? 1908 में। खुदीराम बोस को किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। ठीक है। किसके साथ हुआ था? तो प्रफुल्ल चाकी और किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास। किसने बाबू? चित्तरंजन दास ने क्या किया था कि बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। कब हुआ था बाबू? 1908 में। अरविंद घोष और उसके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में इसमें गिरफ्तार हुए थे। तो अलीपुर षड्यंत्र मामला भी 1908 में और मुजफ्फरपुर बम कांड भी कब हुआ था? 1908 में ही। और खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुआ था? 1908 में ही। बहुत सुंदर, फांसी की सजा हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब देगा? तो 1924 में युवा क्रांतिकारियों के ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। अब बंदी जीवन किसका? सचिंद्रनाथ सन्याल के ही। ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कानपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो शिव शर्मा। शिव शर्मा जो थे ना बाबू, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य नहीं था। उसमें कौन कौन? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिला। यह संबंधित किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ये तो समझ में आ गया। अब बाद में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने किया था? भगत सिंह ने। बात समझ में आ गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया और उसका स्थापना 1928 में भगत सिंह। कायदे आजम, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस एक ने
पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। यह किसने कहा था? जैसे खुदीराम बोस से राम प्रसाद बिस्मिल्ला से जब फांसी हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आप क्या लीजिएगा, आपकी क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा। तो उसने पूछा कि हम दूध पिएंगे, तो उनको दूध लाया गया। तो दूध लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। समझ में आ गया? तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने ही कहा था कि मालिक तेरी राजा रहे और तू रहे, बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे। यह किसने कहा था बाबू? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। ठीक है, जब तक तन में सांस लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं देखना है जोर कितने बाजुए का तिल में है। यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। वाह वाह वाह, कोई दिक्कत है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था बाबू? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा दे दी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, इसको 1925 में यह घटना हुआ था। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। कोई दिक्कत है? 9 अगस्त 1925 को यह काकोरी ट्रेन डकैती वाला घटना हुआ था। अब इसका काकोरी ट्रेन कार्रवाई के नाम से क्या कर दिया गया है? नाम बदल कर काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नाम को बदल करके काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है। और यह घटना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस में हुआ था क्या बाबू? तो 8 डाउन यानी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल कर उसको क्या कहते हैं, सरकारी खजाना को लूटा गया था। सरकारी खजाना को लूटा गया था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन से क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में भी थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन इन्हें बच निकला। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था कौन बाबू? तो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। कोई दिक्कत है? अच्छा सुनिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला ने, इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला को फांसी की सजा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नहीं तो अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी भी। ये बहुत ज़रूरी है, यह क्वेश्चन हमेशा इस समय पूछा करता है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े थे? तो कौन कौन बाबू? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह भी जुड़े थे, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जुड़े हुए थे। और कौन सा? तो चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन ये बच निकले थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला, इसने काकोरी ट्रेन मुकदमे में सरकारी वकील थे। कौन? जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उस पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो देखिए, कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? 1924 में। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? 1924 में। इसमें हुआ था कि कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्ट पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अरे क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दो कम से कम। ठीक है, यानी किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं।
यह कथन किसका है? तो वाजिद अली शाह को, वाजिद अली, या समझ में आ रहा है? यानी वाजिद अली शाह जी रहन, वाजिद अली शाह, इसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन कब हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में, 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कोटला मैदान में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र के राज्य की स्थापना करना। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज समझते हैं कि आपको वीडियो बहुत मज़ेदार लगा होगा। यूं ही आप वीडियो को देखते रहिए, दुलार प्यार बरसाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।